डॉग शेल्टर्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसको लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हम भी तो घरों में रहते हैं अपने, हम कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से उनके लिए वो शेल्टर्स बनाए जाए, उनका अपना घर। महिलाएं इतनी हिंसक क्यों हो रही हैं? क्या है रीज़न, क्या है? See, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला के अंदर क्या चल रहा है वो हम समझना ही नहीं चाहते। और अगर किसी धार्मिक गुरु की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है महिला के लिए, तो ये एक महिला की डिग्निटी, उसके रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। बचपन का सपना आपने जिक्र किया उसका, उस सपने के लिए कैसे मेहनत की आपने, क्या स्ट्रगल की? बहुत मेरी दिन ऐसे गए हैं, मेरी रातें ऐसे गई हैं कि मैं 2 बजे सो रही हूँ और सुबह फिर से 5 बजे उठ के मैं जिम हिट कर रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, पर मैं जाके वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ। आपके इस सक्सेस के पीछे जी, गाइडेंस किसने दी और आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए जी, मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए? क्या प्रोसेस था, यहाँ तक आप कैसे जी, पहुंची? जी। तो लावण्या का हिडन टैलेंट क्या है? कोई भी फोटो खींच रहा है, सबसे पहले मैं चली जाती थी कि नहीं, मुझे फ्रंट फेस पे रहना है। छत्तीसगढ़ की बेटी, एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन, एक डेडिकेटेड मदर और अब इंटरनेशनल स्टेज पर पूरे इंडिया का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर लावण्या पांडे, जिन्होंने मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 में सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो मैम पूरी IBC 24 फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हु इज़ लावण्या पांडे? मैं छत्तीसगढ़ की एक बेटी हूँ, एक सामान्य महिला हूँ, जिसका एक छोटा सा सपना था और आज वो पूरा किया है मैंने। अगर आप मेरी जर्नी देखें तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो राजनांदगांव से हुई है। उसके बाद मैंने रायपुर से मेरा बैचलर किया है। मास्टर के लिए मैंने उड़ीसा से मेरा मास्टर कंप्लीट किया है और फिर मैं मुंबई चली गई। मुंबई में मैं एक फार्मा कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ से फिर मैं एकेडमिक में स्विच हुई। एकेडमिक के बाद अभी रिसेंटली फिर मैंने अपना करियर स्विच किया है और अभी मैं लुपिन में इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो अगर आप मेरी जर्नी देखें तो ये बहुत सारे स्टेट से होकर गई है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से होकर गई है। हमेशा मैंने एक नया चैलेंज लिया है। अगर आप देखें तो पहले मैंने अपना जो करियर था वो एक फार्मा कंपनी से स्टार्ट किया, मैं रिसर्च में थी। उसके बाद मैंने स्विच किया एकेडमिक में और एकेडमिक से फिर मैंने स्विच किया मार्केटिंग में। तो जब इतने सारे चैलेंजेस मैं ले रही थी, उस समय मेरे मन में आया कि और क्यों ना एक और चैलेंज लिया जाए और क्यों ना अपना बचपन का सपना पूरा किया जाए। तो मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इसके अलावा मैं एक समर्पित माँ, एक समर्पित पत्नी और एक प्रोफेशनल हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, एक 10 साल का है और एक 3.5 साल का है। और इसके अलावा मैं फ़िटनेस में बहुत रुचि रखती हूँ। आपने जैसे कहा कि उड़ीसा में आप थी, उसके बाद फिर आप चले गई महाराष्ट्र, मुंबई। या तो ऐसा क्या एक टर्निंग पॉइंट था या फिर आपने क्या सोचा कि उड़ीसा से महाराष्ट्र? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऐसा क्या था कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से फिर महाराष्ट्र। तो मुझे हमेशा नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए एक्सपीरियंसेस लेना लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उड़ीसा में थी, मैं अपना मास्टर कर रही थी। उसके बाद मुझे मुंबई से एक अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई की कंपनी में काम करने के लिए और मैं वहाँ पर स्विच कर गई। अच्छा। उसके अलावा मैं हमेशा चाहती थी कि जो बाहर की दुनिया है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोगों का रहना कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरीके से अपना वर्क लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हैं। तो ये सारी जो मेरी अंदर की इच्छा थी और ख़ुद को प्रूव करने का एक जुनून था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुंबई मेरे लिए अच्छा रहेगा। बचपन का सपना आपने जिक्र किया उसका। जी। क्या सपना था और कैसे आपने उसके लिए, उस सपने के लिए कैसे मेहनत की आपने, क्या स्ट्रगल किए? जी, गज़ल। देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी की साड़ियाँ पहन के, पूरा मेकअप वगैरह करके, मम्मी की सारी ज्वेलरीज़ पहन के फ़ोटो खिंचवाया करती थी। कोई भी फ़ोटो खींच रहा है, सबसे पहले मैं चली जाती थी कि नहीं, मुझे फ्रंट फेस पे रहना है। तो जब कभी भी मैंने सुष्मिता सेन को, ऐश्वर्या राय को देखा है, प्रियंका चोपड़ा को देखा है, मैंने उन्हें बहुत एडमायर किया है। मेरे लिए एक ब्यूटी, एक पर्सनैलिटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था लाइफ में और मेरे लिए ये एक मोटिवेशन था, इन्हें देखना, इनके जैसा बनना। तो हमेशा मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूं। और आप नहीं करेंगे कि जब आप उस स्टेज पर होती हैं और जब आप आपकी कंट्री वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो प्राउड फीलिंग होती है, वो फीलिंग सबसे अनमोल फीलिंग है। बस यही चीज़ें थी जो मुझे वहाँ तक लेकर गई और
मैं उस तरीके की लड़की हूँ जो ओवरऑल ब्यूटी में बिलीव करती है, नॉट ओनली द लुक, इट्स योर मेंटल स्ट्रेंथ, इट्स योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स योर इंटरपर्सनल स्किल्स, एवरीथिंग। और चैलेंजेस देखिए, अगर कोई भी महिला है, अगर वो विवाहित है, तो चैलेंजेस तो उसकी लाइफ में आने ही हैं, और ये चैलेंजेस सारे होते हैं। आपको हर एक रोल परफेक्ट तरीके से निभाना होता है। आपको एक माँ है, आप वहाँ कमी नहीं कर सकती, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप वहाँ कमी नहीं कर सकती। तो आपने लाइफ कैसे बैलेंस की, मतलब वर्किंग वुमेन, फिर आपने एक आप मदर भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, और आप अब इंटरनेशनल लेवल पे इतना हमारे देश को आपने प्रेजेंट किया है, तो आपने सब कुछ मैनेज कैसे किया? ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना सपोर्ट के कुछ भी कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे पीछे मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो ये एक फैमिली सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से है। आई एम वेरी लकी फॉर दैट। उसके अलावा अगर आप आपका कोई सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको आपका कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। बहुत मेरी दिन ऐसे गए हैं, मेरी रातें ऐसे गई हैं कि मैं 2 बजे सो रही हूँ और सुबह फिर से 5 बजे उठ के मैं जिम हिट कर रही हूँ। मेरी आँखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, पर मैं जाके वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की हैं अपनी लाइफ में। ऐसे में आप अपनी मतलब बच्चे भी हैं आपके जी, तो आप उनको टाइम कैसे दे पाती हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि आप कितना टाइम दे रही हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसा टाइम दे रही हैं। तो आप जितनी देर भी अपने बच्चों के साथ हैं, क्वालिटी टाइम होना, उनके साथ क्वालिटी इंटरेक्शन होना और सिर्फ उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि जब मैं बच्चों के साथ हूँ उस समय मेरा पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर रहे, उनके साथ बॉन्ड बनाने में रहे। उस समय मैं किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल या किसी भी मोबाइल, टीवी, किसी भी और तरीके का डिस्ट्रैक्शन मैं अलाउ नहीं करती। आपकी शादी मुंबई में ही हुई है, am I right? जी जी, मतलब मेरा एक्चुअली गुवाहाटी का ससुराल है पर हम मुंबई में सेटल्ड हैं। ओके, तो आप छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से मुंबई, मुंबई से आप म्यांमार। जी जी एंड जर्नी स्टिल गोज ऑन, यस राइट? यस। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की विमेंस ऐसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर बहुत कम हम देखते हैं कि मतलब 100 में से अगर एक हम देख लें ऐसी वुमेन्स छत्तीसगढ़ की अगर निकल जाती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हम बहुत सारी वुमेन्स ऐसे नहीं देखते जी कंपेयर टू अदर स्टेट। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे की एक वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और वुमेन, महिला सशक्तिकरण, उनकी सिक्योरिटी और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में मैंने इस तरीके से देखा है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति, बच्चों, इनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो जब उनका विवाह हो जाता है तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो खुद से हटकर उनका परिवार हो जाता है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर उसके साथ उन्हें खुद को प्रायोरिटी पे रखना होगा और जो हमारी सरकार है उन्हें भी ऐसा अवसर उन्हें प्रदान करना होगा जहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर का जो गुण है, उनके अंदर का जो कौशल है वो इंटरनेशनल लेवल पर उभर कर आए और हम अपने स्टेट का नाम वहाँ पर भी रोशन कर सकें। जो चीज़ म्यांमार में हो रही है वो चीज़ छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। हमें यहाँ पे भी ब्यूटी पेजेंट्स करवाने चाहिए। हमें यहाँ पर भी दुनिया भर की औरतों को यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि हमारी महिलाएं भी उन्हें देखें, उनसे सीखें और वो भी हमसे सीखें। तो आपको, जैसे कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे पेजेंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक मानसिकता देखी जाती है कि आप घर की बहू हैं या बेटी हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा हम आम तौर पर देखते हैं। जी जी बिल्कुल। चाहे हम जो भी बोलें कि आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है या देश बहुत आगे बढ़ गया है, लड़कियों को वही दर्जा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता वहाँ पे आके अटक जाती है कि आप घर पे रहिए, आप ऐसे मत जाइए। जी बिल्कुल। तो उन फैमिलीज़ के लिए या उस मानसिकता के लिए, नॉट फैमिलीज, उस मानसिकता के लिए वो लोग कैसे उभर सकते हैं? इससे क्या ऐसा लैक करता है उनके में कि उनको आपके हिसाब से कैसे इस चीज़ से उभर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी है, जो पर्सनालिटी है, जो इंसान है, आप उसे इंसान की तरह देखिए, उसे आप पुरुष और महिला में डिवाइड मत कीजिए। जो भी आपके घर में है वो एक इंसान है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, गुण हैं और आप उन्हें निखरने का मौका दीजिए, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ में थोड़ा ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है,
हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा ले। और ऐसी चीज़ें जहाँ पेजेंट्स हैं या जहाँ पे मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पर मोस्टली परिवार को भी डर लगा रहता है कि अगर लड़की बाहर जा रही है, अगर वो देश से बाहर जा रही है, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, किस तरीके से उनका मिलना होगा। तो एक प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं कहूँगी कि जो महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें दूसरी महिलाओं को रास्ता दिखाना चाहिए कि वो वहाँ तक किस तरीके से पहुँची, ताकि किसी भी महिला का मिसयूज़ ना हो सके और हर महिला अपने सपनों को पूरा कर सके। आपके इस सक्सेस के पीछे जी गाइडेंस किसने दी, और आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए जी मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए? क्या प्रोसेस था? जी किसने आपको बताया? कैसे आपने इसको यहाँ तक आप कैसे जी पहुँची? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गजल, क्योंकि मैं चाहूँगी कि लोगों को इस बारे में पता चले। मैं बचपन से मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ब्यूटी पेजेंट्स में और मुझे लगता था मैं बहुत सुंदर हूँ। तो हमेशा मेरी इमेज मेरे खुद के लिए, जो आपने करीना कपूर का मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला डायलॉग सुना है, हाँ, तो मैं समझिए उसका छोटा वर्जन हूँ कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। तो मुझे हमेशा से मन था। और जब मेरी एक सीनियर उड़ीसा में, जिन्होंने एम फार्म के समय मेरी सीनियर थी, उन्होंने ये ब्यूटी पेजेंट फोन किया था। उसके पहले भी वो कुछ और भी ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मिसेस साई प्रसन्न बेहरा। तो जब उन्हें मैंने देखा तो उनसे मैं मोटिवेट हुई कि वो मैरिड हैं, उनका भी बच्चा है और वो ब्यूटी पेजेंट में जाकर उड़ीसा का नाम उन्होंने रोशन किया। तब फिर मैंने उन्हें फॉलोअप करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा जो मेरा परिवार है, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दी कि किस तरीके से मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। और एक ब्रीफ व्यूअर्स वगैरह आप जी। बता सकें कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है? जी देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल इवेंट। तो पूरी दुनिया भर में इनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, 15-16 जो डिफरेंट देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं। और हर जो एक कंट्री है उसका एक नेशनल डायरेक्टर है। तो जो भी महिला पेजेंट में जाना चाहती है, इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहती हैं, वो नेशनल डायरेक्टर के थ्रू ही जा सकती हैं। तो हर एक देश में, जैसे इंडिया का एक नेशनल डायरेक्टर है, तो सिर्फ एक ही लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है इस पेजेंट में, मिसेस ग्रैंड तो इंटरनेशनल। इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह फिल होता है? जी हाँ, आपको आपका पोर्टफोलियो भेजना होता है, आपको आपकी इमेजेस भेजनी होती हैं, आपका इंटरव्यू होता है। देन जब आप सेलेक्ट होती हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियों ने इंडिया से अपना पोर्टफोलियो भेजा, उनका इंटरव्यू हुआ, और अगर आप सेलेक्ट होती हैं, फिर आपको मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए पिक किया जाता है। ओके। एंड फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, आपका रैंप वॉक होता है, आपका जो एक पर्सनल जो इंटरव्यू है वो एक राउंड होता है, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है और उसके बाद फिर आप पेजेंट के लिए जा सकते हैं। मतलब डिफरेंट राउंड से होकर के डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इसमें कैसा होता है ना कि दिस इज़ नॉट ओनली जो हम देखते हैं कि एक दिन हमने टीवी ओपन किया और उस दिन आपका वो फाइनल वॉक आया, लड़कियों ने वॉक किया एंड दिस इज़ द पेजेंट। तो ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द कॉम्पिटिशन, उसी समय से आपका जजमेंट, आपका इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाता है। आप किस तरीके से बात करती हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सोच क्या है समाज के लिए, खुद के लिए, आप क्या करना चाहती हैं समाज के लिए, आप किस तरीके की महिला हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ जज की जाती हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ कि आपका फैशन स्टाइल क्या है, आपका रूम किस तरीके से ऑर्गेनाइज रख रही हैं, आप मल्टीटास्किंग है या नहीं। जी हाँ, बिकॉज आपका शेड्यूल इतना टाइट होता है। आप सवेरे 7 बजे उठ रही हैं, आप रात को 4 बजे तक आप प्रैक्टिस कर रही हैं, या तो आपकी नेशनल डायरेक्टर आपकी प्रैक्टिस ले रही हैं, या फिर अगर आपके जो इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो यू आर वेरी टायर्ड। पर उसके साथ भी आप बाकी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं, तो वो हर तरीके से आपको जज करते हैं। आप दूसरी जो महिलाएं हैं वहाँ पर, जो दूसरे देश से आई हैं, उनके साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, आपको इनिशिएटिव लीडरशिप ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। फिर आपका टैलेंट कैसा है, देयर इज़ अ टैलेंट शो ऑल्सो। तो वहाँ पर अगर आपका जो भी टैलेंट है, अगर आप डांस में अच्छी हैं, सिंगिंग में अच्छी हैं, तो आपका टैलेंट कैसा है। तो डिफरेंट लेवल पे 7 दिन आपको जज किया जाता है और उसके बाद फाइनल राउंड में जो उनका जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत पार्ट है वो किया जाता है। और इसमें पूरी दुनिया के जजेस बैठे होते हैं। मेरे राउंड में इस समय 10 जजेस थे। ओह माय गॉड। जी। तो लावण्या का हिडन टैलेंट क्या है? डांस। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। ओके। तो डांस को लेकर के आपका इंटरेस्ट शुरू से ही है? जी हाँ, मेरा डांस को लेकर इंटरेस्ट शुरू से ही है। एक पर्टिकुलर कोई फॉर्म या फिर सारे फॉर्म्स? नॉर्मल बॉलीवुड डांसिंग, पर मुझे कथक सीखने का बहुत ज़्यादा मन है। लेट्स सी। ग्रेट ग्रेट।
जैसे कि आपने कहा कि 7 बजे से लेकर के आप लोग 4 बजे तक के एक टाइट शेड्यूल रहता है आपका। यस, बिल्कुल। तो इसमें ये समझें कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को मिक्स करके ये कॉन्टेस्ट जो है जज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी हर एक क्वालिटी वहाँ पर जज की जाती है। आप किस तरीके से बैठते हैं, आप किस तरीके से आपका डाइनिंग एटिकेट्स है, आप प्रोफेशनली कितने साउंड हैं, एवरीथिंग मैटर्स देयर। इस बीच में आप प्रैक्टिस के बीच में जी। आप हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पा रही थी? जी हाँ, बिकॉज़ जब आप जाते हैं इस इवेंट में, पहले ही आपको काफ़ी प्रिपेयर किया जाता है। सो यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि मुझे किस तरीके से, बिकॉज़ आप वहाँ पे, मैं एज़ अ लावण्या नहीं जा रही हूँ। मुझे वहाँ पे कोई लावण्या के नाम से नहीं बुलाता है। ओके। वहाँ हर कोई मुझे मिसेस इंडिया के नाम से बुलाता है। सो नो That's वन विल great. कॉल यू योर नेम, इवन नॉट ओनली ऑन द स्टेज, डे टू डे रूटीन। अगर आप खाना खाने भी जा रही हैं, अगर आप किसी से मिल भी रही हैं, तो दे विल नॉट कॉल यू बाय योर नेम, वो आपको मिसेस ग्रैंड इंडिया के नाम से बुलाते हैं। तो आप वहाँ पर आप नहीं रहती हैं, आप वहाँ पर भारत होती हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि इसके पीछे जैसे कि फॉर्म भरने से पहले या फिर नेशनल डायरेक्टर से मिलने से पहले क्या ट्रेनिंग्स होती हैं? जी। एक पर्सनल लेवल पे हमको क्या क्या ट्रेनिंग लेनी होती है और हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते जी, हैं? बिल्कुल। उसके लिए क्या प्रोसेस, या फिर कोई एकेडमी होती है, छत्तीसगढ़ में कोई एकेडमी है या ऑल ओवर इंडिया में कोई एकेडमी है? इसके बारे में थोड़ा सा। या जी, देखिए, आपको 4 लेवल पे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपका जो भी टैलेंट है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये ग्लोबल होता है, तो वहाँ पर सारी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट होते हैं एंड दे आर रियली वेरी गुड। मतलब जिस तरीके से आप पॉप सॉन्ग्स एंड जो आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उस लेवल का वहाँ पे परफॉर्मेंस होता है। Okay. तो जो भी आप में स्किल है वो आपको बिल्कुल हाई लेवल पे आपको इन्हेंस करना है कि लोगों की नज़रें ना हटें आपके परफॉर्मेंस से। तो एक तो टैलेंट में आपका जो भी टैलेंट है वो आपको निखारना है। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सबसे पहले नॉर्मल वॉक होता है। नॉर्मल वॉक में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आते हैं, वॉक करते हैं, फिर टॉप 8 निकाले जाते हैं। जो टॉप 8 हैं, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो निकल जाते हैं कॉन्टेस्ट से, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो टॉप 8 हैं उनसे फिर क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, लाइव चल रहा है, सारी दुनिया आपको देख रही है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहती हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पे आंसर देना है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? मुझे ये पूछा गया था कि अगर मैं ये क्राउन जीत जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी। What was your answer? हाँ, मेरा आंसर ये था कि ये जो क्राउन है वो मुझे एक सामान्य महिला से एक खास महिला बनाता है, और अगर मैं ये क्राउन जीतती हूँ तो मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूँगी और मेरी जैसी महिलाओं को मोटिवेट करूँगी जो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। बहुत बढ़िया। तो ऑल ओवर इंडिया में जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स जो है पैशनेट होती हैं इन सब चीज़ों के जी। लिए। और बिल्कुल, आप हैं या नहीं? नहीं, मैं तो फिलहाल जर्नलिज्म के लिए पैशनेट हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बट फिलहाल मैं जर्नलिज्म के लिए पैशनेट हूँ, Okay. बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। Great. तो इंडिया में बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं जो बहुत पैशनेट होती हैं। जी। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जी। है ना। इवन नॉट फैमिलीज़, हम देखते हैं कि एक बिगर पिक्चर अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, कभी लड़कियों को लेके या जी। फिर कुछ भी ऐसे कमेंट्स करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जी, जाता है, जी, या कभी बिल्कुल। कभी वो अगर जाने की सोचती भी है तो वो नहीं जा पाती है, ये सोच के कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे जी, लोग। बिल्कुल। ऐसे ही अभी कमेंट आया है, आचार्य जी हैं उनकी तरफ से आया है, अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से। तो उस कमेंट को लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जी। जी, मैंने ये पढ़ा है, सुना भी है, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर महिला खुद में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर महिला का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी सोच का, उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और अगर किसी धार्मिक गुरु की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है महिला के लिए, तो ये एक महिला की डिग्निटी, उसके रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। देखिए, बहुत तरीके के लोग होते हैं, आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध करूंगी, और मैं ये कहूँगी कि महिला जो है वो सक्षम है, उन्हें अपने डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में
अगर कहीं अगर ऐसा लग भी रहा है आपको तो उसके पीछे का रीज़न आप फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई एक महिला है, अगर वो बाहर कुछ उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या रीज़न है ऐसा? क्या उसे घर में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा है कि उस चीज़ के लिए वो बाहर ढूंढ रही है? क्या है रीज़न? क्या है? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला के अंदर क्या चल रहा है वो हम समझना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली हम जो हमारा भारत है, हमारा आदर्श भारत है, और यहाँ पे जो महिला है उसकी उसकी जो रिस्पेक्ट है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो किसी भी बयान से या किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो एक महिला के सम्मान के ऊपर ठेस पहुँचाए, और किसी भी स्टेटमेंट को जेंडर स्पेसिफिक करना मेरी नज़रों में जैसे कि ये अभी 24 टू 25 की जो एज होती है जी उसी एज को लेकर के उन्होंने टारगेट किया है। इस एज में एक लड़की अपने करियर की तरफ फोकस करना चाहती जी। है, तो ऐसे में अगर इस टाइप का बयान आता है तो एक लड़की को क्या क्या सोचना चाहिए, वो कैसे इससे बाहर निकल सकती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि सबकी सोच अलग है। तो आप सबकी सोच पर तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने सुना था कि आप अगर कहीं जा रहे हो और अगर पत्थर हैं तो आप हर जगह पे कालीन नहीं बिछा सकते हैं, बेटर है कि आप जूते पहन लें। तो मैं पर्सनली इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती। उनकी हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, उसके हिसाब से उसकी सोच बनती है। लेकिन हाँ, मुझे उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन चीज़ों पे काम करती हूँ। और मैं बाकी की महिलाओं को भी यही सजेस्ट करूँगी कि बाकी बातें आप मत सुनिए। जो बोलते हैं कि हाथी चले तो कुत्ते भौंके हजार, इस तरीके के बहुत, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी पिछले हम पढ़ते हैं। तो बाकी लोगों पे आप ध्यान ना दें, और आप आपकी लाइफ में जो करना चाहते हैं सिर्फ वो कीजिए, सही तरीके से कीजिए। कोई गलत तरीका आप मत अपनाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और देखिए दुनिया आपकी है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने, इंडिपेंडेंट वुमेन की बात की। आजकल ये देखा जा रहा है कि इंडिया में जी डाइवोर्स के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले जो भी समय जी, था जी। उससे। और दूसरी जो चीज़ एक लैक कर रही है अभी, जो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, दूसरी जो चीज़ अभी जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है वो ये है कि जो विमेंस हैं, मतलब जो वाइफ्स हैं, वो अपने पति को जी मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रही हैं विमेंस इंडिया की। और वो अपने बार बार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि वो अपने पति को मार रही, कभी पति को मारकर नीले ड्रम में भरा जा रहा है, कभी हनीमून में ले जाके मारा जा रहा है, और भी अनगिनत। जी ठीक है, वो अपने प्रेमी के लिए जी अपने पति की हत्या करती हैं, और वो ये सोचती हैं कि हम अपने जो भी बॉयफ्रेंड है हम उनके साथ रहेंगे। तो इसके पीछे की क्या वजह है? आजकल इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रही है विमेन? जी देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। पहला कि डाइवोर्स की रेट इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं, और दूसरा आपने पूछा है कि आजकल जो ये प्रेमी के चक्कर में पड़ के जो पति की हत्या की जा रही हैं, तो इसके पीछे मेरा क्या ओपिनियन है। हिंसक जो हो जी, रही है। हिंसक जो हो रही है महिलाएं। तो पहले मैं डाइवोर्स के बारे में मेरा राय रखना चाहूँगी। देखिए, डाइवोर्स, मेरा ये मानना है कि एक रिलेशन है वो दोनों से चलता है। इसमें पत्नी और पति दोनों की समान भूमिका है। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति की इज्जत घर में कम हो रही है या पत्नी की इज्जत कम हो रही है। तो प्यार और रिस्पेक्ट, ये 2 चीज़ें हैं जो किसी भी रिलेशन को आगे तक लेकर जाती हैं। और डाइवोर्स आजकल ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती हैं। वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ पर उन्हें लगता है कि नहीं आई कैन मूव आउट, वो ईज़िली मूव आउट कर रही हैं। तो उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ मैं सेल्फिश होकर तो आप किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकती हैं। तो थोड़ा बहुत उन्हें भी समझना होगा, थोड़ा बहुत परिवार को समझना होगा कि उन्हें उनके सपनों को पूरा करने दें, और ये सामंजस्य है। और मैं खुद मैरिज इंस्टीट्यूट में बिलीव करती हूँ, और मुझे ये मानना है कि ऊपर नीचे हर रिश्ते में चलता रहता है, डाइवोर्स तक बातें नहीं जानी चाहिए अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो। तो दोनों ही पक्षों को समझना ज़रूरी है। अगर इसका एक शब्द या 2-3 ऐसे कारण देखें हम, तो आप इसका कारण क्या समझती हैं? मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आजकल जो पहले था कि हम परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी,
साथ में एक रिस्पेक्ट, प्यार था। अभी वो चीज़ें मुझे थोड़ा कम लग रही हैं। हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है, तो वो वार्मनेस जो है एक रिलेशन में, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। और थोड़ा हस्बैंड में भी थोड़ा सेल्फ ईगो आ रहा है, वाइफ में भी थोड़ा सेल्फ ईगो आ रहा है। तो ये रीज़न है जो थोड़ा डाइवोर्स की तरफ हमारा जो भारत है वो थोड़ा बढ़ रहा है। पर हमारी ये संस्कृति नहीं है और मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर पति को अपनी पत्नी को समझना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। हर पत्नी को अपने पति को समझना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी। मेरा दूसरा सवाल था आपसे कि महिलाएं इतनी हिंसक क्यों हो रही हैं? जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मैं आजकल जो न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि प्रेमी के लिए उन्होंने पति को मार डाला, तो मुझे बहुत दुख होता है इस तरीके की न्यूज़ सुनकर कि जो चीज़ें म्यूचुअली आप डिस्कस करके ईज़िली मूव आउट कर सकती हैं, उसके लिए किसी का जीवन ले लेना, किसी का बेटा छीन लेना, ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं, तो हमें दोनों तरीके से सोचना होगा कि महिलाओं के मन में क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो इतनी हिंसक हो रही हैं, क्यों वो ऐसा सोच रही हैं कि नहीं, बस यही मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है। तो वो हमें थोड़ा इसके बेसिक्स पीछे की पे वजह जाना आप क्या पड़ेगा। समझती हैं? देखिए, मुझे लगता है इसके पीछे का रीज़न है कि महिलाएं खुल के अपनी बात नहीं बोल पा रही हैं। बोल रही हैं तो कोई समझने वाला नहीं है कि वो क्या चाहती हैं। इसके अलावा जो बाहर डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कि किसी ने आपको थोड़ा सा प्यार दिखाया और आपको लगता है कि हाँ, वही मेरा सब कुछ है। तो कहीं पे थोड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि तो दोनों ही पक्षों पे काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं को भी समझने की ज़रूरत है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, उनको घर पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए आप, इमोशनल सपोर्ट दीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि महिलाओं को भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में हर चीज़ की आज़ादी है। सरकार हमारी महिलाओं की तरफ काफ़ी संवेदनशील है। तो ऐसा कोई कदम आप ना उठाइए जिससे किसी भी तरीके की हानि हो समाज को या किसी के बट वी परिवार सी को। कि जो लड़कियां हैं जी वो प्रॉपर अपनी हामी भरते हुए शादी करती हैं, जी है ना? बट विद इन 1 मंथ, और जैसे कि अभी हनीमून वाला जी जो हुआ जी था जी उसमें सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जी। थी। विद इन 1 मंथ वो हनीमून में जाते हैं और सब कुछ मतलब एक झटके में 1 महीने में हो जाता है और राजा रघुवंशी की भी हत्या करवा देती जी। है। तो इसके पीछे पेरेंट्स का भी कुछ टेक है क्या? आप समझती हैं कि पेरेंट्स को भी कुछ इनपुट देना चाहिए या उनकी भी कोई गलती है? जी, देखिए कैसा है, अभी मैं यही कह रही हूँ कि हर केस को हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे हर लड़की अलग है, हर लड़की का जीवन अलग है, उसके पीछे जो उसका स्ट्रगल है या जिस चीज़ों से वो गुजरी है वो अलग है। अभी इनके केस में इनके पेरेंट्स का क्या प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर कि आपको मैरिज करनी ही है इस लड़के से, या फिर वो लड़की इस तरीके की होगी कि उसने सोचा कि चलो मैं मैरिज कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे पति का जो भी पैसा है वो मुझे मिल जाएगा। और तो जब तक किसी को हम इन डेप्थ नहीं जानते हैं उसके बारे में कोई राय देना मैं गलत समझती हूँ, क्योंकि हर इंसान का जीवन अलग है, हर इंसान अलग अलग चीज़ों से गुजरा हुआ है। पर डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज़ बीइंग अ पेरेंट, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे 2 लड़के हैं, तो हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए, चाहे आपकी लड़की हो या लड़का हो, कि आप उन्हें उनके मन की बात रखने का मौका दें। बिल्कुल। और जो भी है बातों से उन्हें इस तरीके से आप बड़ा कीजिए कि कहीं पे भी हिंसा ना आए, चाहे वो आपका एक सिंपल झापड़ हो किसी लड़की को या किसी लड़के को, जो भी है वो आपस में बात करके म्यूचुअल चीज़ें ठीक की जा सके। इस तरीके की हमारी परवरिश होनी चाहिए। स्टार्टिंग से हमें वो माहौल घर पे देना चाहिए जहाँ हर इंसान ओपन है और बिना डर के आप एक परिवार चला रहे हैं। डॉग शेल्टर्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या डॉग शेल्टर्स बनने चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। जी। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगी तो मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। मेरे घर पे एक प्यारा सा टफ़ी है। सो मेरा ये मानना है कि डॉग शेल्टर्स, देखिए मैं अपनी भारत के संविधान पर विश्वास रखती हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर जो बाहर हमारे एनिमल्स हैं वो घूम रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल रहा है, उन्हें हार्म किया जा रहा है, और अगर उनसे किसी को हार्म हो रहा है, जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, अगर उन्हें किसी तरीके का हार्म हो रहा है तो डॉग शेल्टर्स बनने चाहिए।
मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। वहाँ उनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर वैक्सीनेशंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उसके अलावा ये भी है कि ऐसा ना हो कि उन्हें पूरा कैद कर दिया जाए, उन्हें भी बाहर घुमाने लेके जाया जाए, थोड़े समय के लिए उन्हें फ्री रखा जाए किसी एरिया में, और उसके बाद फिर उन्हें वापस आप शेल्टर पे लाइए। मतलब उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाए, लेकिन उनको प्रॉपर केयर के साथ, ट्रीटमेंट के साथ उस शेल्टर में अच्छे तरीके से रखा जाए। हम भी तो घरों में रहते हैं अपने, हम कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से उनके लिए वो शेल्टर्स बनाए जाए, उनका अपना घर। बिल्कुल। आज मैंने सुबह एक वीडियो देखा था, मैं ऑफिस आ रही थी तब, एक वीडियो था जिसमें कमर तक पानी जी। भरा हुआ था और वो एक डॉग शेल्टर था। ओके। हाँ, तो और उसमें कुछ डॉग्स थे जो बेघर डॉग्स जी, होते जी। हैं, उनको रखा गया था और वो चीख रहे थे। तो वो वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। अगर आप वो वीडियो देखती तो आप क्या मुझे सोचती? बहुत दुख होता। मैंने कहा कि मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ और मेरे पास खुद एक प्यारा सा टफ़ी है। तो देखिए, वो भी जानवर है, उसमें भी जान है, और डॉग्स तो कितने लॉयल होते हैं। तो जितना प्यार आप उनको देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार वो आपको देते हैं। तो आप, अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, अगर आप शेल्टर बना रहे हैं, तो उन्हें उनका होम बनाइए, आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ दीजिए कि बाहर जो उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं वो डिफ़िकल्टीज़ उन्हें वहाँ पे ना हो, उनका अच्छे तरीके से पोषण किया जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई डिसीजन ले रही है तो उसके पीछे उतना फाइनेंस और उतनी फैसिलिटीज़ उन्हें देनी होंगी। तो इन चीज़ों पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आती हूँ मैं अब छत्तीसगढ़ और मुंबई पे। जी। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ की नागरिक रही हैं, यहाँ आपने कई अपनी जी पढ़ाई हाँ। भी यहाँ की है आपने, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और हिंदी जी दोनों चलती है, जी जी। ठीक है। व्हेन वी कम्स टू महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ पे हिंदी और मराठी को लेकर के बहुत विवाद होता है। जी। हमने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मराठी जो नहीं बोल रहा है उनको मारा जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है और उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? देखिए, सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ पूरा भारत हमारा अपना है और हमारा ये बेसिक राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम जॉब कर सकते हैं, कहीं भी हम प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम स्टेट स्पेसिफिक हैं। मैं भारत की बेटी हूँ, पूरा भारत मेरा है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है महाराष्ट्र से। इवन अभी जी। काजोल का भी वीडियो आया था, वायरल हुआ था वो वाला वीडियो, जहाँ पे वो कुछ बता रही थी, तो वो मराठी में बता रही थी जी। एंड वन ऑफ द जर्नलिस्ट सेड कि आप हिंदी में बोल दीजिए, तो वो वहाँ पे भड़क गई। अब हिंदी में भी बोलूँ क्या? उनकी टोन ये थी। जी जी। तो बॉलीवुड में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो उस चीज़ कहाँ पे लैक हो रहा है? लोगों की क्या मानसिकता है कि मराठी और हिंदी को वो डिफ़र कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है कि जहाँ पे नॉट ओनली लैंग्वेज एज बीइंग अ पर्सन ऑल्सो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर मुझे कुछ आइसोलेटेड फील कराया जा रहा है, क्योंकि मुझे अभी मुंबई में रहते हुए अराउंड 10-12 साल हो चुके हैं। ओके। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। लाइक मुंबई अब मुझे मेरा अपना ही घर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि जहाँ पर लैंग्वेज को लेकर किसी तरीके का विवाद हो या, लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि अगर कहीं एक जगह पे एक लैंग्वेज के लोग ज़्यादा हैं या एक समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, तो थोड़ा वहाँ पे डोमिनेंसी अपने आप क्रिएट हो जाती है। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि चलो ये अब 10 लोग एक जैसे हैं, तो पर ये छत्तीसगढ़ में गलत भी है। छत्तीसगढ़ी नहीं बोलनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें होनी चाहिए। और लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना या किसी को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल गलत है। एक आखिरी क्वेश्चन जी आपसे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की बेटी हैं आप जी। और छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स हैं, पूरे इंडिया के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अभी। तो आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे इंडिया की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं छत्तीसगढ़ के साथ पूरी इंडिया की महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि अपने सपनों को मत छोड़िए। मैरिज इज़ नॉट द एंड, इट्स अ न्यू बिगनिंग। अपने पर विश्वास रखिए। एक ही ज़िंदगी है, इसे खुलकर जिए। आपके पास जो गुण हैं, कौशल हैं, उस पर आप काम कीजिए, निखर कर आइए। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर ड्रीम्स।
आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आइए और आप जो हैं आप खुद को दिखाइए, जो आप अंदर से हैं, जो आप चाहती हैं बनना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड लिव योर ड्रीम। तो ये थी हमारे साथ लावण्या पांडे, जिन्होंने मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 में सेकंड रनर अप क्राउन जीतकर भारत के नाम किया है। ऐसे में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank you. और मैं आप सभी से एक ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप लावण्या के इंस्टाग्राम अकाउंट में जा करके उन्हें डीएम ज़रूर कर सकते हैं। उनसे आप अपने सवाल ज़रूर करिए। वो महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं और वो आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। क्यों लावण्या? बिल्कुल मैंने कहा कि मैं आई एम रियली थैंकफुल टू IBC, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आज मेरी आवाज़ आपके मंच के माध्यम से हर घर में जा रही है, हर महिला तक जा रही है। जो मेरा एक सपना था कि विवाहित महिलाएं आएँ, सामने आएँ और दूसरी विवाहित महिलाओं को मोटिवेट करें उनके सपनों को पूरा करने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू IBC, मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर थिंग्स टू गो अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। देखते रहिए IBC 24।